हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ नीट विथ निशान। तो आइए आज हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को ख़त्म करेंगे, जो कि लास्ट टॉपिक है न्यूक्लियस। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, हम इसको इजीली कवर अप कर लेंगे एनसीईआरटी से। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोग सेंट्रोजोम्स एंड सेंट्रियोल्स पढ़ लिए हैं। जो भी बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाकर उस वीडियो को देख लें। चलिए, और यहाँ पर हम लोग आज न्यूक्लियस कंप्लीट करेंगे और यह चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को भी कंप्लीट कर लें। आइए शुरुआत करते हैं। न्यूक्लियस हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। इनकी डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन इनको फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन एज अर्ली एज 1831 में। ठीक है, चलिए हम लोग एक न्यूक्लियस बनाते हैं। न्यूक्लियस ओके, एक और थोड़ा सा, उसके बाद फिर ये न्यूक्लियर मैट्रिक्स। देखिए, आपको पता चलेगा कि इसमें हमको रब क्यों कर रहे हैं। सब एनसीईआरटी में दिया, कहीं भी आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ एनसीईआरटी में है। कहाँ है? सब कुछ एनसीईआरटी में। ये इंड है, देखिए later the material of the nucleus stained by the basic dyes was given the name chromatin by Fleming। यानी जो मटेरियल है न्यूक्लियस का जो मटेरियल है उसे बेसिक डाई से स्टेनिंग किया गया और उसे क्या नाम दिया गया? क्रोमेटिन दिया गया, जो कि किसके द्वारा ऐसा किया गया? फ्लेमिंग। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। द इंटरफेज न्यूक्लियस इंटरफेज वैसा फेज होता है जो कि एम फेज, दो सक्सेसिव एम फेज के बीच का डिस्टेंस, उसमें क्या होता है? G1S G2। हम लोग इसको पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ दिया हुआ है, हम लोग यहाँ कवर करेंगे। इंटरफेज न्यूक्लियस, यानी कि जो इंटरफेज के दौरान न्यूक्लियस कैसा होता है? न्यूक्लियस ऑफ सेल वेयर इट इज नॉट डिवाइडिंग। इंटरफेज वैसा फेज होता है जहाँ पे कि न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करता है। ठीक, सेल का न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करता। एज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलाबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्रोमेटिन। क्या बोल रहे हैं? क्रोमेटिन बोल रहे हैं। ओके, तो जो क्रोमोसोम्स है इंटरफेज में, हम लोग क्रोमोसोम्स को क्या बोल रहे हैं? क्रोमेटिन बोल रहे हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियर के अंदर जो मैट्रिक्स होगा जिसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। एक और स्फेरिकल बॉडीज होता है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियोलस। ये कंटिन्यूअस होता है। देखिए न्यूक्लियोलस कैसा है,
विदाउट मेम्ब्रेन है, और ऐसा लग रहा है कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स कंटिन्यूअस है, मिलता जुलता नहीं है, जैसा है उसी के जैसा, पता नहीं स्पेशली, लेकिन एक स्फेरिकल बॉडी है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से यह पता चल गया कि न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, ठीक है, which consists of two parallel membranes with a space between 10 to 15 nanometer called the perinuclear space। वो डायग्राम मिट गया, चलो कोई नहीं, फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं। फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखिए, ये दोनों है, ये आउटर है और ये इनर, दो न्यूक्लियर इन्वेलप होते हैं, दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर और एक इनर। ये दोनों के बीच के स्पेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोल रहे हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और इसका डायमीटर 10 to 15 नैनोमीटर, ठीक है। ये कब पॉसिबल हो पाया? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लोग देखें। फॉर्म्स ए बैरियर बिटवीन द materials present inside the nucleus and that of cytoplasm। ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है बैरियर का रूप में काम करता है, जो मटेरियल्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है एंड दैट ऑफ, और जो साइटोप्लाज्म में, ठीक है। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, यहाँ मान लीजिए कि वो था, ठीक है, और क्या कह रहे हैं? देखिए, द आउटर मेम्ब्रेन, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूअस है। अगर उस पर राइबोसोम्स है तो वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ठीक। एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर इन्वेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स। देखिए, ये जो स्पेस है, बीच में जो स्पेस है, ठीक है, वही क्या हो गया? ये जो मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, दोनों इंटरप्ट हो गए, जुड़ गए। एट ए नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर इन्वेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स, छोटा सा छिद्र बन गया, विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन्स। वो बना क्यों? दो मेम्ब्रेन फ्यूज कर गए। These nuclear pores are the passes through which movement of RNA and protein molecules takes place in both direction between the nucleus and the cytoplasm। तो इसके चलते क्या हुआ? इससे क्या हुआ? देखिए, इससे क्या होगा? साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और जो न्यूक्लियस का मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में आएगा, तो दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो एक पैसेज प्रोवाइड कर रहा है फॉर किसके लिए? आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के लिए, कि वो दोनों डायरेक्शन में आ जा सके, ठीक। अब क्या है, आगे पढ़ते हैं। नॉर्मली देर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। नॉर्मली क्या होता है कि एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड। लेकिन यह भी देखा गया कि न्यूक्लियस के नंबर में वेरिएशन आते हैं, वो भी ऑब्जर्व किया गया। क्या बता सकते हैं? कैन यू कलेक्ट नेम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल? सम हम लोग आगे पढ़ेंगे,
अभी सीव ट्यूब में बहुत सारा मल्टीपल न्यूक्लियस होता है, इवन लैक न्यूक्लियस, या तो न्यूक्लियस हो भी सकता है नहीं भी। तो न्यूक्लियस नहीं होगा वह किस में होगा, इरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी में, मिनी मैमल्स एंड सीव ट्यूब सेल्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट। सीव ट्यूब में भी बहुत सारा, इवन लैक ऑफ न्यूक्लियस, एग्जाम्पल इरिथ्रोसाइट्स एंड erythrocytes of main nucleus and sieve tube cells of vascular plants. Would you consider this cell as a living? तो क्या यह बिना न्यूक्लियस के sieve tube cells और erythrocytes living होंगे? Yes, of course living होंगे. The nuclear matrix or the nucleoplasm contains, क्या चीज बोल रहा है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स यानी न्यूक्लियोप्लाज्म कॉन्टेंस न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटीन। ठीक है, द न्यूक्लियाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलाई कहाँ प्रेजेंट था, इसमें था प्रेजेंट। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट था और कंटिन्यूअस, ऐसा लग रहा था कि उसी के साथ पता नहीं चल रहा था। देखिए ये था न्यूक्लियोलस और ये न्यूक्लियोप्लाज्म, कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज़ नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं, यानी कि मेम्ब्रेन लेस है। इट इज ए साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। यह साइट जगह है जहाँ पर कि आरएनए राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस का एक्टिवेशन होता है। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस, वह प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यू मे रिकॉल दैट द इंटरफेज न्यूक्लियस हैज अ लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स कॉल्ड क्रोमेटिन्स। जो इंटरफेज में होते हैं क्रोमोजोम्स, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटीन बोलते हैं। बस ये ध्यान रखना है आपको। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में, अलग अलग सेल डिवीजन के स्टेज में सेल्स सो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोजोम्स इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस। हम लोग प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज का डिस्कशन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो सेल डिवीजन के डिफरेंट स्टेज हैं उसमें क्रोमोजोम्स दिखते हैं। ठीक, बट इन इंटरफेज में क्रोमेटीन दिखता है। ठीक, क्रोमेटीन कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स, जिसमें सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड आल्सो आरएनए। क्रोमेटीन्स में डीएनए होता है और कुछ बेसिक प्रोटीन जिसे हम क्या बोल रहे हैं, हिस्टोन्स। ठीक, single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among its 46 या 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स में 2 मीटर लंबा डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड है, वह 23 जोड़ी क्रोमोजोम्स में। आप लोग पढ़ेंगे यू स्टडी ऑफ द डिटेल्स ऑफ डीएनए पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोजोम्स इन क्लास 12। एवरी क्रोमोजोम्स विजुअल ओनली इन डिवाइडिंग सेल। प्रत्येक क्रोमोजोम्स जब सेल डिवाइड करता है ना, तभी क्रोमोजोम्स, न्यूक्लियस डिवीजन होता है तब क्रोमोजोम्स विजुअल होते हैं। एसेंशियली हैज़ अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस या द सेंट्रोमियर। यहाँ देखिए ये कंस्ट्रक्शन है, दबाव किसके वजह से हुआ है, सेंट्रोमियर्स, बीच में होता है सेंट्रोमियर्स, ऑन द साइड्स ऑफ विच, और उसके सेंट्रोमियर के साइड्स में, दोनों साइड्स में डिस्क
शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है, क्या बोल रहे हैं, काइनेटोकोर्स। ठीक है, ये भी प्रोटीन का बना होता है। ये इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है काइनेटोकोर्स के बारे में। सेंट्रोमेयर होल्ड्स करता है 2 क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम्स। देखिए होल्ड करके रख रहे हैं ना 2 क्रोमोसोम्स को। ये एक क्रोमोसोम्स हुआ क्योंकि एक सेंट्रोमेयर एक क्रोमोसोम्स, ठीक। बट ये क्रोमेटिड्स 2 हैं, ठीक है। आई रिपीट, एक सेंट्रोमेयर एक क्रोमोसोम्स, ठीक, और 2 क्रोमेटिड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये दोनों क्या है, काइनेटोकोर है। सेंट्रोमेयर होल्ड्स 2 chromatids of a chromosomes based on the position of the centromere। सेंट्रोमेयर का पोजीशन इधर होता है, यहाँ पे होता है, इसके अनुसार से द क्रोमोसोम्स कैन बी, किसके बेस्ड पर सेंट्रोमेयर को, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम्स को क्लासीफाई किया गया, किसके आधार पर, 4 टाइप में क्रोमोसोम्स को क्लासीफाइड किया गया, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक में। किसके आधार पर, सेंट्रोमेयर के पोजीशन के आधार पर, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, किसके आधार पर किया गया। द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स हैज मिडिल सेंट्रोमेयर फॉर्मिंग 2 इक्वल्स आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। जो मेटासेंट्रिक है क्रोमोसोम्स हैज मिडिल सेंट्रोमेयर, मेटा का मतलब क्या होता है, मिडिल में सेंट्रोमेयर होगा, जिसके कारण क्या होगा, 2 इक्वल आर्म्स बनेंगे, जिसकी ये है, कोई एक है और यहाँ बीच में सेंट्रोमेयर है, तो दो इक्वल आर्म्स बनेंगे, ठीक। अब सब मेटासेंट्रिक क्या है, क्या चीज, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स हैज सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल। अब मिडिल से क्या होगा, स्लाइटली दूर होगा। यहाँ फिगर भी दिया हुआ है, देखिए, स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल यहाँ है, तो एक शॉर्ट आर्म हो जाएगा और एक लॉन्ग आर्म हो जाएगा। सब मेटासेंट्रिक क्या है, क्रोमोसोम्स हैज सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम्स रिजल्टिंग इनटू 1 शॉर्टर आर्म एंड 1 लॉन्गर आर्म। क्या हुआ, जब सब मेटासेंट्रिक में क्या हुआ, एक शॉर्टर आर्म बना और एक लॉन्गर आर्म बना। अब एक्रोसेंट्रिक chromosomes, the centromere is situated close to the end forming extremely short and one very long। तो हमें NCERT के अकॉर्डिंग चाहिए कि एक्सट्रीमली शॉर्ट किस में बोल रहा है, एक्रोसेंट्रिक में, यानी कि यहाँ पे चल गया तो एक्सट्रीमली शॉर्ट हुआ ये, ठीक है। और एक पूरा लंबा हो गया, जब एक छोटा होगा तो एक पूरा लंबा। तो NCERT में ही हमें देखना है कि एक्रोसेंट्रिक, अगर हमें पूछा कि एक्सट्रीमली शॉर्ट किस में होगा, तो एक्रोसेंट्रिक में। सिर्फ शॉर्टर आर्म बोलेगा तो सब मेटासेंट्रिक। whereas the telocentric chromosomes has a terminal centromere। यहाँ देखिए टर्मिनल के पास पहुंच गया, ठीक। sometimes a few chromosomes have a non-staining secondary constriction at a constant location। this gives appearance of a small fragment called the satellite। कभी कभी क्या होता है, क्रोमोसोम्स का हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस भी दिखता है। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन पर सेंट्रोमेयर था और वहाँ पे काइनेटोकोर था, ठीक। और वहाँ पे हमें क्या सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन बनता है, जहाँ पे उससे उस फ्रेगमेंट हम लोग क्या बोलते हैं, सैटेलाइट DNA, ठीक। अब ये माइक्रोबडीज, ठीक, मिनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसाइकल्स, छोटे छोटे वेसाइकल्स होते हैं, ठीक है, माइन्यूट वेसाइकल्स, जिसमें कि बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, दैट कंटेंट्स वेरियस एंजाइम्स, जो कि प्रेजेंट है बोथ प्लांट में और एनिमल सेल्स में, ठीक है। तो दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर्स, और आपका चैप्टर भी ख़त्म हुआ। अब इसका PYQ डिस्कशन अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। जो भी आपको समझ में नहीं आया, रिवाइंड करके फिर से वीडियो को देखिए और फिर से एक नया चैप्टर की शुरुआत हम लोग करेंगे अगले टॉपिक
अगले लेक्चर में। तब तक के लिए एनसीईआरटी पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।